हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म जेआरएफ वाइब्स। सो आज हम बात करेंगे एमपी सेट 2024 के पेपर वन को, उसके आंसर की हम डिस्कस करेंगे। एज ऑल ऑफ यू नो कि एमपी सेट का जो 2023 में एग्जाम हुआ था, हमने उसको भी पूरी तरीके से एनालिसिस किया था। सो आज के वीडियो में हम आंसर की को देख लेते हैं, 50 क्वेश्चन के कौन कौन से आंसर होने वाले हैं। उसके बाद कट ऑफ एंड अदर थिंग्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, सो आई होप पेपर वन आपका अच्छा हुआ होगा। पेपर टू का तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि पेपर वन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही इजी आया हो। 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो कि हर एक कैंडिडेट को टफ लगे होंगे, और कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, कुछ कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन भी हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो पेपर आपका ठीक है। 32-35 क्वेश्चन आई थिंक जिसने तैयारी ठीक से की है वो अटेम्प्ट कर सकता है, वो ठीक हुए होंगे, क्योंकि अटेम्प्ट तो आपको सारे ही करने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो। लेकिन 30 से 35 क्वेश्चन आपके सही हो जाने चाहिए, ऐसा पेपर आपका है। तो ये पेपर है सेट ए। आप मैच कर लीजिए, आपके आंसर मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे। ये एक टेंटेटिव आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की नहीं है। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन के आंसर सही ना भी हो, क्योंकि ये हमने खुद ही बनाए हैं। तो लेकिन आप एक एजम्पशन आंसर की है, तो आप मैच कर सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी राइट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी राइट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरल टर्म्स दे आर नोन एज। जब हम विशिष्ट उद्देश्यों को व्यवहारिक दृष्टि से लिखते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। Who gave this statement? Teaching is the arrangement of contingencies of reinforcement. So ये स्केनर का स्टेटमेंट है, आंसर ए होगा सेकंड क्वेश्चन के लिए। थर्ड क्वेश्चन है कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर विकास तकनीक के रचनात्मक पहलू में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, इसके बारे में हम बात करें तो इसमें होगा स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन इसका राइट आंसर होगा अगर कॉग्निटिव एस्पेक्ट की बात की जाए, क्योंकि रिकॉल एंड रिकॉग्निशन ये आपका कॉग्निटिव डोमेन में आ जाएगा, परसेप्शन आपका साइकोमोटर डोमेन में आ जाएगा, और रिसीविंग अफेक्टिव डोमेन में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द ऑप्शन इज नॉट करेक्ट फॉर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस साइकिल ऑफ टीचिंग। सो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस साइकिल ऑफ टीचिंग में मेंटरिंग आपका इसमें ऑप्शन नहीं आएगा, दैट्स वाई ए इज द करेक्ट आंसर। बट प्लानिंग हो गया, ट्रांजेक्टिंग हो गया, असेसिंग हो गया, ये तीनों आपके राइट आंसर है। सो फोर्थ क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए उपदेश देना, ये चिंतनशील अभ्यास चक्र के लिए सही विकल्प नहीं है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। Which of the following option is not included in bulletin board? बुलेटिन बोर्ड में से कौन सा विकल्प शामिल नहीं है? सो बुक जैकेट आएगा, ब्रोशर्स आएंगे, फोटोग्राफ्स आएंगे, लेकिन टीचर ये बुलेटिन बोर्ड में शामिल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए राइट आंसर क्या होगा? डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द प्राइमरी सर्वे ऑफन कॉल्ड? जो प्रारंभिक सर्वेक्षण होता है, सर्वे होता है, उसको हम क्या कहते हैं? यट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मेन सर्वे इसका राइट आंसर होगा, या फिर पायलट सर्वे इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ए और बी में से ही होगा। बट मुझे इसका मोर अप्रोप्रिएट आंसर पायलट स्टडी लगता है, क्योंकि मेन सर्वे हम एक डिटेल सर्वे को कहेंगे, लेकिन प्राइमरी सर्वे का यहाँ पे मतलब पायलट सर्वे से भी हो सकता है, मेन सर्वे से भी हो सकता है, बट मुझे ज्यादा उचित पायलट सर्वे इसका राइट आंसर लग रहा है। ओके, बाकी देखते हैं ऑफिशियल की में इसका क्या कंसिडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च व्हाट डज द टर्म कंट्रोल? कंट्रोल का क्या मतलब है एक्सपेरिमेंटल या प्रायोगिक अनुसंधान में? सो इसका राइट आंसर होगा रिस्ट्रेनिंग एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, क्योंकि इसमें हम आउटसाइड जो कंडीशन होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रयोगात्मक स्थितियों को रोकना, या फिर रिस्ट्रेनिंग एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, what is the first step researchers must be aware of when developing skills in computer data analysis? अगर कंप्यूटर सम्यक
विश्लेषण में कौशल विकसित करते समय शोधकर्ताओं को पहला कदम क्या पता होना चाहिए? सो राइट आंसर इज डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड कोडिंग, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। Question number 9. What are the three main components of a comprehensive research report layout? अगर हम एक व्यापक शोध रिपोर्ट के लेआउट के बारे में बात करें तो उसके तीन मुख्य घटक या फिर कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले प्रिलिमिनरी पेज, उसके बाद मेन टेक्स्ट और लास्ट में आएगा एंड मैटर। ठीक है, सो ऑप्शन डी आपका यहाँ से करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। 10 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द थ्योरी ऑफ राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट? ये होगा एथिक्स। उसके बाद 11 से पैसेज आपका स्टार्ट हो रहा है। पैसेज भी इजी है, क्वेश्चन आपके डायरेक्ट दिए गए हैं। ओके 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज वन मेजर रीजन फॉर डिस्पैरिटी अगेंस्ट वुमेन? सो इसका राइट आंसर होगा इलिटरेसी। क्वेश्चन नंबर 12, द वुमेन्स मूवमेंट हैज प्रोग्रेस्ड अनइवनली, यानी असमान रूप से नारीवादी आंदोलन बढ़े हैं। ये 12th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है वुमेन्स राइट वर्कर्स आर प्रेसिंग फॉर रिमूवल फॉर अर्ली प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन। 13 नंबर क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन हु हेल्प इन द एडवांसमेंट ऑफ वुमेन थ्रू एजुकेशन एंड कल्चरल प्रोग्राम्स? तो यूनेस्को इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज वॉज नॉट फॉट फॉर बाय वुमेन एक्टिविस्ट? सो फ्रीडम फॉर पॉवर्टी, इसकी बात नहीं की गई है पैसेज में, ये इसका राइट आंसर होगा। ये पैसेज आपका कंप्लीट हो जाता है। नाउ 16 नंबर क्वेश्चन से बात करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? सो फेशियल एक्सप्रेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, जेस्चर एंड पोस्चर भी है, सिंबॉलिक लैंग्वेज भी है। सो तीनों ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप आपको दिए गए हैं। दैट्स व्हाई राइट आंसर इज नन ऑफ दी अबव, कोई भी इसमें से नहीं है। ठीक है, सारे ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, the process of communication is a dynamic transactional two-way process that can be broken into 6 phases. so in 6 phase को हमें क्या करना है, सीक्वेंस में अरेंज करना है। सबसे पहले क्या आएगा, सेंडर हैज एन आइडिया। सेंडर हैज एन आइडिया सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन आएगा। उसके बाद सेंडर इनकोडिंग आएगा। उसके बाद सेंडर मैसेज को क्या करेगा, इनकोड करने के बाद ट्रांसमिट करेगा। सो 1 आएगा, फिर 5th आएगा, फिर 3rd आएगा। उसके बाद रिसीवर मैसेज को रिसीव करेगा, उसके बाद डिकोड करेगा और लास्ट में फीडबैक होगा। ठीक है, तो ये 6 नंबर स्टेप होगा। सो राइट आंसर इज 1, 5th, 3rd, 2nd, 4th एंड 6th। बी राइट आंसर होगा 17 नंबर क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। 18 नंबर क्वेश्चन है, इन प्रोफेशनल सेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन बैरियर्स इज मोस्ट लाइकली टू कोज मिसअंडरस्टैंडिंग? अगर गलत फहमी पैदा करने की सबसे अधिक संभावना किस में होती है? तो कल्चरल डिफरेंसेस जब होते हैं, क्योंकि उस सबका कल्चर अगर अलग अलग हो तो हर एक वर्ड की हर एक कल्चर में अलग अलग डेफिनेशन होती हैं और इस वजह से प्रोफेशनल सेटिंग में डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती हैं। बट फिजिकल बैरियर, टेक्निकल लैंग्वेज या स्टेटस डिफरेंसेस का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अगर आप एक डायरी या जर्नल रखते हैं जहां आप अपनी दिन भर की हुई हर चीज का हिसाब रखते हैं तो ये किसका एग्जाम्पल है? अगर आपको डायरी लिखने की आदत है या आप खुद से ही कुछ चीजें डिस्कस करते हो, उनको नोट डाउन करते हो, ऐसा कुछ आप राइट डाउन करते हो, तो फिर ये किसका एग्जाम्पल होगा? ये इंटरपर्सनल होगा या इंट्रापर्सनल होगा? इन दो ऑप्शन में तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट आपको इन दोनों में से होगा। तो ये दिखने में सेम है बट थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। ये है इंटरपर्सनल और ये है इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल के लिए हमेशा आपको 2 लोगों की जरूरत पड़ती है
बट यहाँ पे बात हो रही है कि आप अपनी खुद की ही एक्टिविटीज को डायरी में नोट डाउन कर रहे हो, तो यहाँ पे दो लोगों से बातचीत नहीं हो रही है। राइट आंसर होगा इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल का मतलब है खुद से ही बातें करना, या फिर आप अगर आत्माओं से बातें करते हो, प्रे करते हो, मेडिटेशन करते हो, या खुद के बारे में चीजों को एनालिसिस करते हो, तो वो सारी चीजें आती है आपकी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, द प्रोसेस बाय विच ए मैसेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू सम टेक्नोलॉजी। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मीडिएटिंग कम्युनिकेशन। मीडिएटिंग कम्युनिकेशन क्या होगा? जिसमें आपको कोई ना कोई मीडियम चाहिए। वो कम्युनिकेशन, वो संचार करने के लिए आपको किसी अगर मीडियम की जरूरत पड़ रही है, किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ रही है, तो मीडिएटिंग कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं फोन पे बात कर रही हूँ तो मेरा फोन यहाँ पे क्या कहलाएगा? मीडियम कहलाएगा, मीडिएटर कहलाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ए होगा, मीडिएटिंग कम्युनिकेशन। उसके बाद ये मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, इनको टफ मत बोलना। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेलिंग प्राइस ऑफ ए बुक इज Rs 500, if the profit made by the shopkeeper is 25%, then what is the cost price of the book। देखिए 25% को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/4, क्योंकि अगर 100 यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो ये 1/4 हो जाएगा। अब ये 4 है, ये हमेशा सीपी कहलाएगा, और ये 1 या तो लॉस होता है या फिर प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन में अगर हमें बात की गई है प्रॉफिट की, तो ये 1 प्रॉफिट होगा, और 4 सीपी है, 1 रुपए का अपन को प्रॉफिट हुआ, तो एसपी क्या होगा? 4 + 1 5 यहाँ पे एसपी होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे सेलिंग प्राइस एसपी हमें 500 दिया गया है, मतलब 5 रुपए की वैल्यू हमें 500 दी गई है, तो 1 रुपए की वैल्यू 100 आ जाएगी। और इस तरीके से सीपी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 × 100 = 400, ये सीपी आ जाएगी। ओके, आप इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हो, बट वो आपको ज्यादा टफ पड़ेगा, सो आप इस तरीके से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। 400 इज द राइट आंसर। Question number 22. A student travels from his village to the school with the speed of 4 km per hour and returns with the speed of 6 km per hour. If the whole journey takes 4 hours and 10 minute time, then what is the distance of school from his village? तो ये डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4 × 6/4 + 6 10 हो जाएगा, और यहाँ पे टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टाइम कितना होगा? 4 आवर। एक सेकेंड में इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। 4 × 6/10 × 10 + 4 आवर, और 10 मिनट को भी आप 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा आपका 10 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग अल्फाबेट। सो यहाँ पे देखिए ए, उसके बाद बी आता है, सी आता है, +2 करते हैं तो सी आ गया, सी में +2 करते हैं तो ई आ गया। इस तरीके से ये सीरीज चल रही है, और यहाँ से भी देखें तो +2 तो एच के बाद +2 करते हैं तो आई जे आ गया। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? ई के बाद एफ और जी, +2 करेंगे तो जी आ जाएगा। और अगर नेक्स्ट टर्म हमें निकालनी हो तो जे में +2 कर दीजिए, जे एच आई। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे नेक्स्ट टर्म पूछिए जे के बाद, तो ये आ जाएगा जी। 24 नंबर क्वेश्चन, विच नंबर विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? 11 दिया है, 24, 75, 304, ये कैसे होगा? 11 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 22, +2 आप ऐड कर दीजिए 24 हो जाएगा। उसके बाद 24 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 48, और 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 के बाद 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 72, 72 + 3 कितना होता है? 75, और उसके बाद 75 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से किया, 3 से किया, आप करेंगे 4 से, और 4 ही इसमें ऐड करेंगे, तो ये कितना आएगा? ये देखिए, ये आ जाएगा 304, ये भी मैच हो गया। अब 304 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और +5 ऐड करेंगे, तो राइट आंसर क्या आएगा? 1525, क्योंकि इन सारे ऑप्शन में से एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके लास्ट में 5 है, और इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो लास्ट में 5 ही आता है। अगर आप पूरा सोल्व नहीं करना चाहते तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर 25 आपको दिया गया है। कोड लैंग्वेज PRAZYESH को इस तरीके से लिखा गया है, तो ये DHARMESH को कैसे लिखेंगे? तो इसमें क्या किया गया है, ये स्टार्टिंग के 3 अक्षर देखिए PRA, इनको उल्टा करके लिख दिया है, यहाँ से P फिर RA। तो इसमें भी आप स्टार्टिंग के 3 अक्षर ले लीजिए DHA, इसको उल्टा लिखिए DHA। उसके बाद इसमें GY को एज इट इज लिख दिया गया है GY, तो यहाँ पे भी 2 अक्षर ले लीजिए R और M, एज इट इज लिख दिया। ESH अगेन इसको उल्टा करके लिख दिया है, तो यहाँ पे भी आप ESH को उल्टा करके लिख दीजिए ESH। ये क्या बन जाएगा AHDRMHSE, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, all Greeks are men, all Athenians are Greeks and all Athenians are men. What is the figure of the above syllogism? ठीक है, तो फिगर पूछा गया, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा। फिगर कैसे निकालते हैं? अगर आपको और कोई ट्रिक नहीं पता तो सिंपल अपने हैंड्स की ट्रिक याद रखिए। ये फर्स्ट फिगर होता है, इसके बाद ये सेकंड फिगर होता है, ये थर्ड फिगर होता है और ये फोर्थ फिगर होता है। कैसे निकालेंगे? ये फर्स्ट फिगर होता है और ये सेकंड फिगर होता है, उसके बाद ये थर्ड फिगर होता है और ऐसे करने से ये फोर्थ फिगर होता है। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट फिगर कैसे निकला? मिडल टर्म को ढूंढिए। मिडल टर्म यहाँ पे ग्रीक है जो कि कॉमन दी गई है, सो ये मिडल टर्म यहाँ पे दी गई है इस तरीके से। ये मैंने क्या कहा, ये फर्स्ट फिगर होता है, उसके बाद सेकंड फिगर, थर्ड फिगर और ये फोर्थ फिगर होता है, तो फर्स्ट फिगर आ जाएगा राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग वेन डायग्राम। ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन को पढ़ के भी टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ने भी जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा है। आप तुक्का लगा सकते हैं, ठीक होता है तो ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके। सो इसका राइट आंसर होगा EIO 4। Question number 28, which one of the following is an example of sub-contraries according to the traditional square of opposition? तो स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन से काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया है। सब कॉन्ट्ररीज कंडीशन कौन सी होती हैं? अगर हम AEIO को ड्रॉ करते हैं, हमें पता है A और E के बीच में रिलेशन कौन सा होता है? कॉन्ट्ररी, और IO के बीच में कौन सा होता है? सब कॉन्ट्ररी। तो राइट आंसर इज B, INO। 29 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट सामान्य लक्षणा इज नोन बाय। सो बौद्ध दर्शन के अनुसार सामान्य लक्षणा का ज्ञान होता है बोथ परसेप्शन एंड इन्फेरेंस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मीमांसा के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज इज नॉट एडमिटेड बाय द प्रभाकर स्कूल ऑफ मीमांसा। सो मीमांसा के द्वारा अनुपलब्धि प्रमाणा को एडमिट नहीं किया गया था, स्वीकार नहीं किया गया था, बाकी 5 को किया गया था। सो राइट आंसर इज अनुपलब्धि प्रमाणा। पायलट सर्वे क्या होता है? तो पायलट सर्वे होता है प्रश्नावली में सुधार करने के लिए किया गया परीक्षण, सर्वेक्षण, या फिर अगर इजी लैंग्वेज में बोले तो हम बोलते हैं ना, ट्रायल करके देखते हैं, वो ही पायलट सर्वे होता है। A survey is test questions with a small group of respondents to refine the question. Option B is the right answer. 32 नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च। तो सबसे पहले रिसर्च का पहला स्टेप या चरण क्या होता है? सबसे पहले हम किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, ए ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च वर्क इज कॉल्ड। तो ब्लूप्रिंट को हम क्या कहते हैं? रिसर्च डिजाइन कहते हैं। जैसे घर बनाते हैं तो घर का मैप बनाते हैं, कौन सी चीज कहाँ होगी, सारी चीजें हम पहले से ही देख लेते हैं, उसको ब्लूप्रिंट कहते हैं। सो ये रिसर्च का ब्लूप्रिंट कहलाता है और उसको रिसर्च डिजाइन कहते हैं। सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड बाय अदर्स इज कॉल्ड। अगर दूसरों के द्वारा एकत्रित या संकलित किए गए सम्यक के स्रोत को क्या कहते हैं? अगर डेटा किसी और के द्वारा कलेक्ट किए जा रहे हैं तो उसको हम सेकेंडरी डेटा कहेंगे, क्योंकि प्राइमरी डेटा वो होगा जो हम हमारे फर्स्ट हैंड के थ्रू हम अगर कोई डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको प्राइमरी डेटा करेंगे। क्योंकि अगर कोई इंटरव्यू लेते हैं या कोई भी सर्वे अपन करते हैं तो वो प्राइमरी डेटा कहलाएगा जो अपने द्वारा किया होगा। लेकिन सेकेंडरी डेटा होगा जो ऑलरेडी सर्वे किया गया है, हम वहां से डेटा अगर उठा रहे हैं तो उसको सेकेंडरी डेटा कहेंगे।
35 number question. In the following line graph, data of students enrollment from 2020 to 24 is depicted. Calculate how much minimum number of student has to be enrolled during 2025 so that average number of student enrolled in 6 year will be 640 students. क्वेश्चन बड़ा है बट काफी इजी है. एवरेज निकालना है. 5 साल का तो यहाँ पे स्टूडेंट का एनरोलमेंट हमें दिया गया है. इनका टोटल करिए कितना आएगा. 300 प्लस 500 800, 800 प्लस 400 1200, 1200 प्लस 600 1800 और 1800 प्लस 700 कितना होगा 2500. ये तो हमें 5 साल का दिया गया है. यहाँ पे जो नंबर आएगा वो हमसे पूछा गया है. टोटल 6 ईयर है. टोटल एवरेज है 640. तो अब यहाँ पे क्या आएगा आप आराम से निकाल सकते हैं. इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए. 2500 प्लस इसको अपन x मान लेते हैं. ये कितना आएगा. ये आएगा 3840. अब 3840 में से आप 2500 माइनस कर दीजिए. 431 1340 इसका राइट आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 36. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया इज द फास्टेस्ट. तो सबसे तेज कौन सा है. फाइबर ऑप्टिक्स. ऑप्शन 3. E-Reclam portal is related to the welfare of. सो E-Reclam का फुल फॉर्म क्या होता है. RA फॉर राष्ट्रीय, K फॉर किसान, A फॉर एग्री, M फॉर मंडी. ये E-Reclam पोर्टल है और ये रिलेटेड है किससे. फार्मर के वेलफेयर या फिर किसान के कल्याण से संबंधित है. सो राइट आंसर ये होगा 37 नंबर क्वेश्चन. ऑप्शन डी. ऑप्शन बी. 38 नंबर क्वेश्चन है. ईच होस्ट कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट हैज द यूनिक नंबर. सो हर एक कंप्यूटर का अपना एक यूनिक नंबर होता है. उसको हम क्या बोलते हैं. आईपी एड्रेस. 39 नंबर क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोल्यूशन टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. कौन सा संस्थान केंद्र एवं राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित करने के लिए समाधान प्रदान करता है. NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर. URL की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ऑप्शन सी. ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन मान सकते हैं. 41 नंबर क्वेश्चन. गांधी सागर रेजर्वोयर इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर. सो चंबल नदी पे ये कंस्ट्रक्ट किया गया है. और 42 नंबर क्वेश्चन है. वेयर इज द गाजीपुर लैंडफिल साइट सिचुएटेड फॉर वेस्ट डंपिंग. सो ये दिल्ली में सिचुएटेड है. ये क्वेश्चन भी आपके लिए नया होगा, कभी नहीं पढ़ा होगा आपने. अगर किसी का पहले साइंस से रिलेटेड रहा होगा बैकग्राउंड तो उसके लिए कॉमन है. बट क्लासिफिकेशन ऑफ सेलाइन सोइल्स डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, EC एंड सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, SAR क्राइटेरिया. सो ये EC होगा मोर देन 4 एंड SAR होगा लेस देन 13. ठीक है. ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा. अगला क्वेश्चन है. बायो E3 पॉलिसी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सो बायो E3 की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है. बायो फॉर बायोटेक्नोलॉजी. E3 मतलब 3 बार E आएगा. इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. ये अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा भी पूछा जा सकता है. 45 नंबर क्वेश्चन है. नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बिलोंग टू एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पर एनम बाई 2030 का ये टारगेट है. 46 नंबर क्वेश्चन. नालंदा यूनिवर्सिटी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर किया गया था. तो 2016 की ये बातें हैं. 47 नंबर क्वेश्चन है. द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन द ईयर 1956. 1956. संकल्प की फुल फॉर्म पूछी गई है 48 नंबर क्वेश्चन में. और ये आपका PYQ है. नेट में आपसे पूछा गया. डेफिनेटली सेट का मुझे आइडिया नहीं है बट UGC नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया ऑलरेडी. संकल्प की फुल फॉर्म क्या होगी. बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. स्टैंड्स फॉर स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन. ऑप्शन सी.
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। सो वेस्टर्न एजुकेशन का स्ट्रॉन्ग क्रिटिक कौन था? ये थी एनी बेसेंट। ये लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 50 नंबर क्वेश्चन, और ये भी आपसे पहले पूछा जा चुका है नेट या फिर सेट एग्जाम में। नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, विक्रमशिला, पुष्पागिरी, इनकी लोकेशन पूछी गई है। सो पुष्पागिरी हम पढ़ते हैं उड़ीसा में है, डी सेकंड से मैच होगा। अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया गया है ऐसा, और ये फर्स्ट होगा। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? नालंदा बिहार में है। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी पाकिस्तान, और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका राइट आंसर ए होगा, बट यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट दिया गया है। सी में भी 1 दिया गया है, ए में भी 1 दिया गया है। हो सकता है आप इसको चैलेंज करें और ये ड्रॉप हो जाए, या फिर आपको बोनस मार्क्स मिल जाए। बट अभी इसका राइट आंसर क्या होगा? ए किससे मैच होगा? नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार से मैच होगा। बी 3 तक्षशिला यूनिवर्सिटी पाकिस्तान, और विक्रमशिला उत्तर प्रदेश, पुष्पागिरी ओडिशा। ठीक है, सो राइट आंसर अभी ए मानिए आप इसका। बट अगर ड्रॉप होता है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो। सो ये 50 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर मैंने आपको बता दिए। हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग मैच नहीं हो, बट कोशिश की है कि सारे आंसर आपको सही बताए जाए। तो अपने मार्क्स मैच करिए। पेपर 1 अलॉन्ग विद योर पेपर 2, सब्जेक्ट का नेम भी लिखना, क्योंकि हर सब्जेक्ट की कट ऑफ अलग जाती है। और आपके टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं, 150 में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं, ये बताइएगा। अगले वीडियो में हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन लगता है, कोई गलती लगती है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, हम इम्प्रोवाइज कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गुड लक फॉर योर रिजल्ट्स।